अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें से आप लोग अगर 40 ले आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल ही शानदार है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप लोगों ने सी दिया है रेडियो सक्रियता तो बिल्कुल गलत जवाब है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, चुंबकीयता। देखिए, क्यूरी जो है, क्यूरी बिंदु वह ताप होता है जिस बिंदु पर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है, हमेशा के लिए खो देता है। उसी जगह को चुंबकत्व प्रेरण ले लेता है। इस ताप को लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। और याद रखिएगा, किसी पदार्थ का वह विशिष्ट गुण जिसके कारण लौह चूर्ण एवं लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकत्व का जो है आणविक सिद्धांत वेबर के द्वारा दिया गया था। चुंबकीय के समान ध्रुव के द्वारा प्रतिकर्षण जबकि असमान ध्रुव के द्वारा आकर्षण होता है। चुंबकीय में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, टाइटेनियम। अब टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। सॉरी, ईंधन नहीं, धातु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंतरिक्ष युग में धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से जो होता है कई गुना हल्का और कई गुना मजबूत मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता काफी अधिक होती है और इसमें जंग भी नहीं लगता है। ये अम्ल राज में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द मेसोफाइट निहित है। मेसोफाइट में निहित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, मेसोफाइट कहलाते हैं। मेसोफाइट पौधे जो होते हैं अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थिति में मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। अब समोदविद की बात की जाए, समोदविद पौधा जो होता है जिसे मेसोफाइट, ऐसे भूमिज पौधे हैं जो ना तो विशेष तौर पर सूखे और ना विशेष तौर पर नम वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। ये पौधे पृथ्वी पर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां मृदा में औसत मात्रा में जल प्राप्त होता है। समोदविद भूमिज पौधे में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है? अंतरिक्ष में जो है प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, जीनिया। अंतरिक्ष का प्रथम पुष्पित पुष्प जो है जीनिया है, जो जनवरी 2016 में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा जीनिया का फूल सर्वप्रथम अंतरिक्ष में खिलाया था। इससे पूर्व वर्ष 2015 में रेड लोटस का पौधा अंतरिक्ष में उगाया था। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसके 4 अंग होते हैं। आप लोगों को पता है पुष्प के जो होते हैं जनन अंगों की बात की जाए तो 4 जनन अंग होते हैं, दलपुंज, बाह्यपुंज, पुमंग एवं जयांग। और पुमंग की बात की जाए तो नर जनांग है। इसमें 1 से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर में परागण पाए जाते हैं। जयांग मादा जनांग है, इससे अंडप होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र क्या है?
भारत का जो है लघु दूरी का प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, नाग। भारत के द्वारा लघु दूरी यानी कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र जो है नाग है। इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। इसकी रेंज की बात की जाए तो 500 मीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और इसका एक मूल मंत्र दिया गया है, दागो और भूल जाओ। नाग का एक मूल मंत्र है, दागो और भूल जाओ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10 के पावर -7 मीटर से कम हो कहलाता है। एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10 के पावर -7 मीटर से कम हो कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल। अगला प्रश्न है, बोन सम्मेलन किससे संबंधित है? बोन सम्मेलन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से। बोन सम्मेलन जो है प्रवासी पक्षियों के सम्मेलन से संबंधित है। 1979 में बोन में सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए और 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आया। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग अर्थात बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए जैव ऑक्सीजन मांग मानक मापदंड माना गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। बीओडी का मतलब होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है, पिक्सल क्या है? आप लोगों को बताना है कि पिक्सल क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन को पिक्सल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े का तथा विनिवेश संचित किए जाते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा निर्देश संचित किए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मेमोरी यूनिट, जहां के आंकड़े संचित किए जाते हैं अर्थात स्टोर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अब देखिए हम लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, नाबार्ड। क्योंकि देखिए नाबार्ड 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 डिजिट है, 6 लेटर का है। याद रखिएगा इस तरह से, नाबार्ड में टोटल 6 लेटर है। और इसकी अगर पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत, आपको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें 6 लेटर है और 6 लेटर और यानी अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना किया गया था। आप लोग आसानी से इसे याद रख सकते हैं। और याद कीजिए कि नाबार्ड की छठी पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 को, याद रखिए नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अब छठी पंचवर्षीय योजना का काल पूछा जाए तो कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है 980 से 85 के बीच में, 980 से 85 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आप लोग अब आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना
रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनोंट के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 1863 ईस्वी में। ठीक है, रेड क्रॉस को जेनेवा में किया गया था। कहां किया गया था? जेनेवा में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। परिसीमन आयोग के द्वारा वर्ष 2008 से जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 84 सीटें। 2008 में जारी आदेश अनुसार जो है लोकसभा में सीटों अनुसूचित जनजातियों के लिए ये 84 सीटें हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 में इसका वर्णन मिलता है। अब आगे का हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, पालक में। पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टाइट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और सिरका में बात किया जाए तो साइट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है? अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1965 ईस्वी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में शुरू की गई थी। भारत रत्न की बात की जाए तो 1954 में शुरुआत की गई थी। पद्म भूषण 1954 ईस्वी में। राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में। आप लोग लिखते चलिए। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में, और सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा पत्रिका संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किए थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन में मिली। अगला प्रश्न है, कामा गाटामारू क्या था? कामा गाटामारू क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामा गाटामारू एक जलपोत था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर था। टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड मैकाटर्नी। लॉर्ड मैकाटर्नी
मंगलोर की संधि की बात करें तो 1784 ईस्वी में मैकाटोर्नी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। इस संधि के दोनों पक्षों में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा देने के लिए और बंदियों को मुक्त करार दिए गया। अगला प्रश्न है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है। कंटूर एवं वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। कंटूर एवं काल्पनिक रेखाएं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। अब समान हेलाइन, कुछ इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अब समान हेलाइन क्या है? समान हेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समान हेलाइन आप लोग लिख लीजिए, जो है वह समान लवणता वाले स्थानों वाली रेखाएं होती है। आइसोबार की बात की जाए तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहते हैं। आइसोबात। तो आइसोबात की बात की जाए तो समान गहराई के समुद्र के स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबात कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पारादीप और हल्दिया। पारादीप और हल्दिया। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। याद रखिएगा, यह है उड़ीसा राज्य में। पारादीप जो है वो उड़ीसा राज्य में। हल्दिया पतन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और हल्दिया पतन जो है पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। कांडला ज्वारीय पतन है। कांडला जो है ये जो है ज्वारीय पतन है। कांडला पतन ये गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा आप लोग, ये गुजरात राज्य में है। कोचीन पतन केरल में है और कोचीन केरल में है। ये जो है केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, पाकिस्तान से। कर्क रेखा जो है दिए गए विकल्प के अनुसार पाकिस्तान देश से नहीं गुजरती है, जबकि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है। भूमध्य रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन सीमा को संक्रांति कहते हैं और कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अगला प्रश्न है, किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जमशेदपुर में। किन्नन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में स्थित है। कटक आप लोगों को पता है, ईडन गार्डन भी आपको लोगों को पता है, कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव की अगर पूरा नाम की बात की जाए तो याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव था। गठन 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। गठन इसकी बात की जाए तो 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक जो हुआ था, प्रथम बैठक की बात की जाए, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1946 को हुआ था। बैठक स्थल संसद के केंद्रीय पक्ष में हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वैधानिक सलाहकार BN राव थे और कार्य प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 में नेहरू 8 सूत्रीय उद्देश्य के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदस्य से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत जो है संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात महाभियोग दोनों सदन के पृथक पृथक 2/3 बहुमत से पारित होने पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्थान है? निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक संस्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, नीति आयोग। योजना आयोग पहले थी जिसको नीति आयोग में बदल दिया गया। योजना आयोग का समाप्त, याद रखिएगा, योजना आयोग को समाप्त 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। नया संस्थान नीति आयोग अस्तित्व में आया। 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग के संघवाद सिद्धांत पर आधारित है और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 वित्त आयोग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? निम्नलिखित में से किस वर्ग के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, पक्षी वर्ग में। पक्षी वर्ग के हृदय कोष्ठक में 4 कोष्ठक होते हैं। अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में कोष्ठक की संख्या 13 होती है। आप लोग लिख लीजिए, सबसे अधिक कॉकरोच में। मेढक में 3 होती है। मेढक में जो होता है वह 3 होती है कोष्ठक की संख्या। ऑक्टोपस में 3, केचुआ में 5 और सरीसृप वर्ग में 3 होता है। सरीसृप वर्ग में कितने होते हैं? 3 कोष्ठक होता है और पक्षी वर्ग में 4 कोष्ठक होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित की गई थी? भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक एंग्री रिवर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, रस्किन बॉन्ड। एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। अगला प्रश्न है, बौने ग्रह प्लूटो को कितने चंद्रमा हैं? बौने ग्रह प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा अर्थात उपग्रह, चंद्रमा अर्थात उपग्रह। तो बताना है कि बौने ग्रह प्लूटो के कितने
चंद्रमा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 5। प्लूटो के जो हैं 5 उपग्रह हैं। मंगल की बात की जाए बृहस्पति के 79 और शनि का सर्वाधिक अगर बात की जाए तो शनि का है 82। करेंट डाटा के अनुसार शनि का जो उपग्रहों की संख्या 82 है और बृहस्पति का जो है डाटा वो 79 है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो भी सैटर्न अर्थात शनि है। बुध और शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व राज्य भारत का कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 17 व्यक्ति था। कितने हैं? 17 व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, बीजो उत्पादक पौधे किस जगत को संबंधित होते हैं? बीजो उत्पादक पौधे किस जगत से संबंधित होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अस्मेटोफाइटा। अस्मेटोफाइटा याद रखिएगा आप लोग, अस्मेटोफाइटा ये बीजो उत्पाद पौधे से संबंधित है। अस्मेटोफाइटा की बात करें तो ऐसे पौधे होते हैं जो बीज के उत्पादन के लिए और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। बीजाणु अनुगित कोशिकाएं हैं अर्थात ये प्रजातियों के कुल गुणसूत्रों का केवल आधा हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1988 ईस्वी। 1988 ईस्वी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है। परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने कहां 14,100 टन अनुमानित लिथियम भंडार खोज की है? परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने कहां 14,100 टन अनुमानित लिथियम भंडार खोज की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मांड्या। मांड्या में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए की स्मृति सिक्का जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितनी रुपए की स्मृति का सिक्का जारी किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 75 रुपया का सिक्का। अगला प्रश्न है, समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है? समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रमुख कौशल विकास स्कीम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वस्त्र मंत्रालय की। अगला प्रश्न है, लंदन मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? लंदन मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग के खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सीसे लेम्पा। सीसे लेम्पा के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल में आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश की राष्ट्रपति बन गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मार्केला रेबेला डी सूजा। मार्केला रेबेला डी सूजा दूसरी बार पुर्तगाल की राष्ट्रपति चुनी गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लिए फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया? किस भाषा के फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कन्नड़ भाषा के सुपरस्टार पुनीत कुमार का भी हाल ही में निधन हो गया। ये कन्नड़ भाषा के स्टार थे। किस अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, संजय कपूर को। आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऋचा चड्ढा को। ऋचा चड्ढा को किया गया है। आज के सेट का आखिरी सवाल, बैडमिंटन विश्व महासंघ के किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रकाश पादुकेन को। प्रकाश पादुकेन। इस तरह से हमारा सेट नंबर 3 समाप्त हो गया। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।